करीब 2 घंटे बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मोदी सरकार का आखिरी बजट पेश करेंगे। भले ही यह अंतरिम बजट होगा, लेकिन लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ऐसे में उम्मीद है कि वोटरों को लुभाने की पूरी कोशिश सरकार करेगी, कुछ सौगातें और राहतें दे सकती है। ये जो बजट आज प्रस्तुत होगा, ये अंतरिम बजट है। इसको वोट ऑन अकाउंट कहते हैं, मिनी बजट भी कहते हैं। ये क्या है, ये हम आपको बताते हैं। आम बजट पूरे 1 साल यानी पूरे वित्तीय वर्ष के लिए होता है, जबकि अंतरिम बजट सिर्फ कुछ महीनों के लिए होता है। सरकार कुछ महीनों के लिए अपने राजस्व और खर्च का लेखा जोखा पेश करती है और इसे अंतरिम बजट कहा जाता है। बिल्कुल, अंतरिम बजट को लेखानुदान, मांग और मिनी बजट भी कहते हैं, जैसे कि अभी बताया भी गया आपको, क्योंकि आखिरी अंतरिम बजट कुछ महीनों के लिए होता है और इसी वजह से सरकार इसमें कोई नीतिगत फैसला नहीं लेती। संसदीय परंपरा के मुताबिक सत्तासीन सरकार अंतरिम बजट में किसी बड़े खर्च का प्रावधान नहीं करती है, जिससे कि नई सरकार अपने राजस्व और खर्च को निर्धारित करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र रहे। तो अंतरिम बजट में ऐसे फैसले लेने से बचा जाता है जिसमें संसद की मंजूरी लेनी पड़ी। अंतरिम बजट में टैक्स से जुड़े ऐलान नहीं होते, लेकिन इस पर कोई रोक नहीं है संवैधानिक रूप से। स्पीड और बेहतर सुविधा मोदी सरकार के रेलवे बजट का मूल मंत्र रहा है, लेकिन बार बार हो रहे हादसे जहां सरकार के लिए चिंता का सबब बने हुए हैं, तो वहीं रेलवे का आधुनिकीकरण भी बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसे में सवाल यह है कि इस बार रेल बजट के लिए अब सरकार क्या कुछ लेकर आ रही है। इस साल रेलवे बजट के 3 मूल्य मंत्र माने जा रहे हैं। कृपया ध्यान दीजिए। पहला मंत्र सुरक्षित रेलवे। कृपया ध्यान दीजिए। दूसरा मंत्र तेज रेलवे। कृपया ध्यान दीजिए। तीसरा मंत्र बेहतर रेलवे। माना जा रहा है कि इन 3 मूल मंत्रों के इर्द गिर्द रहेगा इस बार का रेलवे बजट। लगातार हो रहे ट्रेन हादसों को देखते हुए कृपया ध्यान दीजिए। रेलवे को सुरक्षित बनाना सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है, जिसको देखते हुए बजट में रेलवे के आधुनिकीकरण पर जोर होगा। पिछले साल रेलवे को बजटीय सहायता करीब 55,000 करोड़ मिली थी, जिसे बढ़ाकर इस बार 75,000 करोड़ किया जा सकता है। 6,000 रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई, कृपया ध्यान दीजिए, सीसीटीवी कैमरे, फूड प्लाजा और ट्रेनों में खानपान सेवा बेहतर करने की घोषणा भी हो सकती है। 5 रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय बनाने का काम चल रहा है। इस बार कुछ नए स्टेशनों को इसमें शामिल किया जा सकता है। कृपया ध्यान दीजिए। साल 2017-18 में 1 लाख करोड़ रुपए की राशि से 4,000 से ज्यादा मानव रहित क्रॉसिंग समाप्त हो चुकी हैं। कृपया ध्यान दीजिए। इस बार बजट में बची हुई सभी मानव रहित क्रॉसिंग को समाप्त करने का काम शुरू किया जा सकता है। मॉडर्न रेलवे सिग्नल लगाने का भी ऐलान किया जा सकता है। इसके साथ ही रायबरेली कोच फैक्ट्री और इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री चेन्नई के लिए अतिरिक्त बजट की व्यवस्था की जा सकती है। इन फैक्ट्रियों में विश्व स्तरीय मेट्रो कोच उत्पादन की योजना है। माना जा रहा है कि इस बजट में मौजूदा ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने और नई सेमी हाई स्पीड ट्रेनें शुरू करने का ऐलान भी हो सकता है। मोदी सरकार ट्रेनों की गति बढ़ाने की कोशिशों में जुटी हुई है और बजट में इसकी झलक देखने को मिल सकती है। ट्रेन में बेहतर सुविधाओं का ऐलान भी बजट में किया जा सकता है। ट्रेन में मिलने वाले खानपान की सुविधा बेहतर करने पर जोर रहेगा। कृपया ध्यान दीजिए। यानी रेलवे बजट के जरिए यात्रियों को लुभाने की पुरजोर कोशिश बजट में देखने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। वित्त राज्य मंत्री
शिव प्रताप शुक्ल मीडिया के सामने आए थोड़ी देर पहले और उन्होंने जो कुछ कहा वो बयान आपको सुनाते हैं। करने के लिए है वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला जी। सर, आज मोदी सरकार के इस कार्यकाल का अंतिम बजट है, किस तरह रहने वाला है? मैं शिव प्रताप शुक्ल बोल रहा हूं। सर, कैसा बजट रहने वाला है? एक लोकप्रिय सरकार का जनता के हित के लिए जो बजट होता है वो रहेगा। लेकिन सर, जिस तरह से, क्योंकि चुनाव बिल्कुल सर पर है, अब तक मोदी सरकार के जितने भी बजट रहे हैं वो एक अलग से बजट रहे हैं, कभी भी पॉपुलिस्ट छवि एक देखने को नहीं मिली। लेकिन इस बार क्या लगता है कि एक पॉपुलिस्ट चुनाव के हिसाब से एक बजट आने वाला है? पॉपुलिस्ट छवि बजट में नहीं, लेकिन पॉपुलिस्ट छवि पूरे देश में बनी है जब उन्होंने लोगों के प्रत्येक वर्ग की चिंता किया है। महिलाओं की चिंता सबसे पहले उज्ज्वला दे करके गरीब महिलाओं का किया, जनधन खाता खोल करके इस देश में उन लोगों को जो कभी खाते धारक नहीं थे उनको भी खाता खुला दिया, बिना एक नया पैसा जमा किया है और आज उसमें 90 करोड़ रुपए जमा है। मुद्रा योजना के द्वारा लोन दे करके सबको लाभान्वित किया। 32 करोड़ से अधिक लोग आज लोन प्राप्त कर करके अपने को रोजगार में स्थापित किए हैं, लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। स्टैंड अप योजना के द्वारा महिलाओं को, अनुसूचित जाति जनजाति को भी ये किया, सैनिकों को समान पेंशन दिया, ये जो है ट्रिपल तलाक का बिल ला करके उन महिलाओं को सुरक्षित करने का काम किया। तो क्या छोड़ा है मोदी जी की सरकार ने? सर, आखिरी सवाल, सर, क्या किसानों और इनकम टैक्स में कोई रियायत देने वाली है? जी, तो जब बजट आएगा तो पता लगेगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। साफ तौर पर कहना है शिव प्रताप शुक्ला जी का कि ये बजट बहुत लाभदायक होने वाला है आम जनता के लिए, चुनाव होने वाला है। हर बार मोदी सरकार की प्राथमिकता रहेगी। दिल्ली वित्त राज्य मंत्री ये कह रहे हैं कि बहुत पॉपुलर गवर्नमेंट है और पॉपुलर गवर्नमेंट जो भी करती है वो सब पॉपुलर इंटरेस्ट में करती है। आज तक हमने ऐसा ही किया है। उन्होंने तमाम बातें गिना दी, मोदी सरकार की तमाम नीतियां, तमाम फैसले उन्होंने गिना दिए, लेकिन बजट के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं कही। ठीक बात। और पॉपुलैरिटी, और जब हम एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं, ये पॉपुलैरिटी तो ठीक है, और जिन लोगों ने एक्सपेक्टेशंस के साथ आपको यहाँ तक पहुंचाया वो आज भी वही सवाल लिए हुए हैं, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है देव जी। बिल्कुल, बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। और देखिए, समय नहीं है सरकार के पास, उसको चुनाव में जाना है और इतने कम समय के लिए बजट पेश करना और उसमें ये इम्प्रेशन छोड़ना कि वो सभी के लिए सोच रहे हैं और सभी के लाभ के लिए सोच रहे हैं, थोड़ी बहुत बड़ी चुनौती है। और जैसे कि बातचीत भी अपन कर रहे थे कुछ वक्त पहले, तो जैसे कि पीयूष गोयल जी का जिक्र हुआ कि बजट तो बजट होता है और ये संभावना थी कि शायद पूरा बजट ले आए, लेकिन फिर बाद में उसको जो है प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया, स्पष्ट किया। तो उसके बाद तब शायद चांसेस थे कि बहुत लोक लुभावन चीजें हो सकती हैं। फिर क्या उसे अति उत्साह से भी देखा जाता कि भाई हम ही आ रहे हैं, इस वजह से हमने ऐसा किया। तो प्रधानमंत्री ने जब क्लियर किया तो शायद कुछ चीजें, और देखिए शायद बजट की ही कॉपियां जो हैं बिल्कुल वो जा रही हैं और ये संसद भवन पहुंच गई है। और ये प्रोसीजर बहुत दिलचस्प होता है जब हम इसकी पूरी प्रक्रिया को देखें। ये तस्वीरें देखिए, वित्त मंत्रालय से वित्त मंत्री, अंतरिम वित्त मंत्री भी हैं, वो निकल रहे हैं बाहर। अभी उनके पास प्रभार है, चूंकि काफी बीमार है वो, किडनी ट्रांसप्लांट उन्होंने कराया था, फिर उसके रूटीन चेकअप के लिए वो गए हुए हैं और इसकी वजह से अभी अच्छा, पीयूष गोयल जी के बारे में बात करें तो काफी डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं वो। बिल्कुल, देखिए वो रेल मंत्री भी हैं और वो कॉर्पोरेट अफेयर्स भी देखते हैं, इसके अलावा वो अभी वित्त मंत्रालय भी देख रहे हैं। और देखिए ये सब कुछ हम हर साल हम देखते हैं चेहरे जो हैं, देखिए। और ये उनकी पहली बजट स्पीच होगी। बजट स्पीच और मुस्कुराहट और एक कॉन्फिडेंस, और उसके बाद क्या जनता भी इसी तरह से मुस्कुराएगी? कम से कम वो तो ऐसे ही उम्मीद कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ठीक बात है, थोड़ा सा इंतजार हमें करना होगा। और अलग अलग महकमों, अलग अलग डिपार्टमेंट से जो हैं अपनी अपनी जरूरतें भेजी जाती हैं। और आप देखिए वित्त मंत्रालय के बहुत सारे जो अधिकारी हैं वो भी उनके आसपास थे, क्योंकि इनकी भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। और जैसे हम प्रोसीजर का जिक्र करें, जब बजट बनता है और 7 से 10 दिन तक एक जगह पे रहना, और वहाँ पर निगरानी भी बाकायदा होती है। आप जैमर के जरिए आप मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते हैं, परिवार से भी ताल्लुकात नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो चीज़ें हैं तो ताकि बजट लीक ना हो जाए, तो ये सारी चीज़ें भी बड़ा दिलचस्प सा हो जाता है। और ये रवाना हो रहा है अब संसद भवन। बिल्कुल,
तो ये तस्वीरें जो हैं हम आपको खूबसूरत दिखा रहे हैं और अब इस पर चर्चा भी जो है वो करेंगे। हमारे साथ एपी तिवारी जी अर्थशास्त्री लखनऊ से जुड़े हुए हैं, प्रियंका गर्ग चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रही हैं और अनिल तनेजा जी हमारे साथ रीजनल डायरेक्टर PhD CCI जो हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है और हम शुरुआत जो है एपी तिवारी जी आपसे करते हैं, क्योंकि आप इकोनॉमिस्ट हैं और क्योंकि अंतरिम बजट है और बहुत ज्यादा ये कहा जा रहा है कि चुनावी साल भी है, तो दो बातें हो रही हैं कि अंतरिम है तो बहुत ज्यादा संभावनाएं या बहुत ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन चुनावी साल है तो फिर सवाल आता है कि बहुत ज्यादा उम्मीद की जा सकती है। तो आप किस तरह से एनालिसिस करते हैं? ये बजट तो अंतरिम है, लेकिन उम्मीद ये है कि जो पिछले 4 सालों का बजट रहा है उसके एक कंटिन्यूम के रूप में इसको देखा जाना चाहिए। बहुत बड़े कर और व्यय की तरफ फैसले नहीं लिए जाएंगे, आधारभूत बदलाव नहीं होगा, किंतु जो केंद्रीय दिशा है बजट की वो साफ होगी और जो विशेष रूप में वर्तमान में आर्थिक और सामाजिक चुनौतियां हैं उनको इस बजट में एड्रेस किया जाएगा। जैसे जो सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने दिख रही है वो है खेती और बेरोजगारी, लेकिन जहां तक बेरोजगारी का सवाल है उसका समाधान तभी हो सकता है जब टिकाऊ आधार पर लघु कुटीर उद्योग और जो मझोले उद्योग हैं उनके विकास को तरजीह दी जाए, क्योंकि ये वो क्षेत्र है जहां पर पूंजी की तुलना में श्रम का उपयोग अधिक होता है और ऐसी स्थिति में यदि बेरोजगारी से लड़ना है तो लघु और कुटीर उद्योग क्षेत्र, मझोले उद्योग क्षेत्र को तरजीह देनी होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बजट में सरकार इस पर बल देगी। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि ये साफ है कि चुनावी वर्ष है और अंतरिम बजट है, अंतरिम वित्त मंत्री का अंतरिम बजट है, ये भी महत्वपूर्ण है। लेकिन जो दिशा है, नीतिगत दिशा है, उसका एक रोडमैप इस बजट में देखा जा सकता है। जैसे आय करदाताओं को राहत दी जा सकती है, क्योंकि प्रत्यक्ष करों की तरफ थोड़ा बहुत बदलाव दिख सकता है बजट में, विशेष रूप में जो व्यक्तिगत आय करदाता हैं। क्षमा करिएगा, मैं रोक रहा हूं आपको, मैं रोक रहा हूं तिवारी जी कि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि इंटरिम बजट में टैक्सेशन में कोई चेंज किया जाए या डायरेक्ट टैक्स स्लैब में कोई बड़ा बदलाव किया जाए, तो ये कैसे मुमकिन होगा सर? देखिए, अतीत में अगर देखा जाए तो मुझे जहां तक रिकॉल होता है मोरारजी देसाई का भी अंतरिम बजट था। उन्होंने भी कुछ जैसे साल्ट पर जो ड्यूटी थी उसमें परिवर्तन किया था। इसके अलावा HM पटेल का बजट हो, बड़े अच्छे वित्त मंत्री थे, वेंकट रमन का बजट हो, जसवंत सिंह का बजट हो, और यहां तक कि P चिदम्बरम के अंतरिम बजट में भी कुछ कह सकते हैं आधारभूत परिवर्तन किया गया था प्रत्यक्ष और परोक्ष करों की तरफ। तो ये नहीं कह सकते कि सरकार इसमें कोई परिवर्तन कर की तरफ नहीं कर सकती। जैसा आपने अभी थोड़ी देर पहले इस बात को रेखांकित किया था कि भारतीय संविधान में कहीं भी सरकार के लिए ये रोध नहीं है कि वो कर और व्यय की तरफ कोई परिवर्तन न करे, अर्थात कोई एक बड़ा बदलाव न लाए। इसलिए सरकार बड़ी एक कंफर्टेबल पोजीशन में है जहां तक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का संबंध है। लेखानुदान ही नहीं होगा इस बजट में, ये संकेत मिल रहे हैं। और बजट की कम से कम जो मैं बार बार रख रहा हूं कि बजट की एक जो भावी दिशा है कि एक जो नव भारत के निर्माण की बात है, नव भारत के विकास की बात है, उसके फैसले इसमें लिए जा सकते हैं। जैसे गरीबों के लिए जो UBI की एक कह सकते हैं स्कीम, एक UBI का मॉडल अरविंद सुब्रमण्यम ने तैयार किया है। पहले भी उन्होंने 2016-17 के बजट में इसका प्रस्ताव दिया था, उसको लेकर घोषणा हो सकती है इस बजट में। इसके अलावा जो खेती की संकट की स्थिति है, जो किसान परेशान है, उसको राहत देने के लिए उसके खाते में जो प्रति एकड़ के हिसाब से एक आर्थिक सहायता सीधे दी जा सकती है। और यह बजट एक खास तौर पर संकेत दे सकता है जो सब्सिडी है उसको अधिक विवेक सम्मत बनाने के लिए, क्योंकि सरकार का जो फिस्कल स्पेस है उसको भी बनाए रखने के लिए जरूरी होगा कि अन्य सब्सिडीज को रैशनलाइज किया जाए। ठीक बात है। तिवारी जी थोड़ा सा और विस्तार में आएंगे, लेकिन उसके पहले जरा हमारे जो और पैनलिस्ट हैं उनकी भी राय सुन ले और बल्कि उनके अनुमान सुन ले और उनकी उम्मीद सुन ले। प्रियंका गर्ग जी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं
और अकाउंटेंसी में मेरा हाथ बहुत तंग है प्रियंका जी, तो आपका जो एक्सपर्ट कमेंट है वो मेरे लिए भी और मेरे बहुत सारे दर्शकों के लिए बहुत मायने रखेगा। क्या सोचती हैं आप इस इंटरिम बजट के बारे में? जैसा कि आपने कहा कि बहुत ज़्यादा हमें टैक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है इस बजट से, लेकिन तिवारी जी ने जैसा बोला कि सरकार एक कंफर्टेबल पोजीशन में है और कुछ टैक्सेस में अमेंडमेंट ला सकती है। तो सबसे बड़ा जो एक हम लोग अमेंडमेंट की उम्मीद कर रहे हैं वो है टैक्स स्लैब को लेकर, कि कहीं जो टैक्स रेट है उनको कम करना चाहिए और टैक्स का स्लैब जो है वो शायद इस बजट में इंक्रीज होना चाहिए। बेसिक एग्जेम्पशन की जो लिमिट दी गई है वो अभी 2.5 लाख तक चल रही है, इसकी हम उम्मीद करें कि इस बार 5 लाख तक जानी चाहिए। जो अभी आरक्षण की बात हो रही है, श्रवणों को जो आरक्षण दिया गया है उसके हिसाब से गरीबी रेखा को माना जा रहा है 8 लाख तक के अंदर के लोग गरीबी रेखा के नीचे आ जाएंगे। उस हिसाब से उम्मीद की जा रही थी कि शायद 8 लाख एग्जेम्पशन लिमिट हो जाएगी, लेकिन इसकी उम्मीद हम लोग कम कर रहे हैं, 5 लाख की हमें उम्मीद है। इसके अलावा जो एक स्टैंडर्ड डिडक्शन पिछली बार सैलरी पे दिया गया था 40,000 रुपए का, उसमें हम उम्मीद कर रहे हैं शायद 10,000 रुपए और बढ़ाकर उसको 50,000 कर दिया जाए। एजुकेशन लोन के लिए, हायर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए एजुकेशन लोन को गवर्नमेंट ने जो एग्जेम्पशन दिया, डिडक्शन दिया हुआ है, उसमें हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि शायद जो 8 साल का एक समय सीमा उसकी दी गई थी उसको बढ़ा के 12 साल की कर दी जाए, जिससे कि ईएमआई देने में जो लोगों को कठिनाई आती है वो थोड़ी कम हो जाए। इसके अलावा कॉर्पोरेट टैक्स में जैसा कि तिवारी जी ने कहा कि बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, फिर भी शायद कुछ उसमें कमी की जाए, क्योंकि बहुत टाइम से एक बहुत मेजर चेंज उसमें नहीं आया, 30% से 25 पे ही आया था, तो शायद कुछ उसमें मेजर चेंज आने की उम्मीद है। इसके साथ ही मैट में भी है, और जो हमारे टैक्स स्लैब है उसमें 5%, 20% और 30% का जो स्लैब है, शायद 20% वाले को कम करके 15% किया जा सकता है इस बजट में। एनपीएस की लिमिट दी थी सरकार ने 50,000 की, तो इसको शायद 1 लाख तक ले जा सकते हैं। चलिए, ये और हाउसिंग लोन का जहां तक सवाल है, हाउस लोन का जी बात पूरी कीजिए आप अपनी हाउस लोन के बारे में, आप क्या कह रही हैं? जी, हाउस लोन में जो इंटरेस्ट की जो छूट दी जाती है वो 2 लाख तक अभी सीमित की गई थी, उसको हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि शायद उसको कुछ बढ़ाया जाए, उसको 3 लाख तक ले जा सकते हैं। या फिर जो हमारा अगर ऐसा नहीं होता है कि उसकी लिमिट बढ़ाई जाए, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो रेंटल प्रॉपर्टीज पे जो 30% का अभी डिडक्शन दिया जाता है उसको शायद 40% तक ले जा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेंटल प्रॉपर्टीज वाला जो है। अनिल आपके पास आएंगे, प्रियंका जी। अनिल जी भी हमारे साथ हैं, रीजनल डायरेक्टर हैं। अनिल जी, अमूमन हर सेक्टर्स को उम्मीदें हैं, फिर हम टाइम देखते हैं तो थोड़ा सा कम कर लेते हैं, फिर वही जैसे कि हम शुरुआत में भी जिक्र कर रहे थे, इलेक्शन ईयर है तो ज्यादा हो जाता है, लेकिन ये भी है कि अगर सरकार कुछ छूट देती भी है तो वो इम्प्लीमेंट जो है वो नहीं हो पाएंगी, कुछ एक चीजें ऐसी भी हैं। तो आप किस तरह से एनालिसिस कर पा रहे हैं? जीनत जी, बिकॉज इट्स एन इलेक्शन बजट और इंटरिम है, तो इतना ज़्यादा आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी सीरियस अटेम्प्ट ऑन इन टर्म्स ऑफ गिविंग पॉलिसी डिसीजंस। तो इसमें एक तो जो पॉपुलिस्ट बजट है वो होगा, मेरा मानना है, और मिडिल क्लास को फोकस करेगी सरकार, क्योंकि काफ़ी हद तक जो लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसको उन्होंने पिछली 4 सालों में काफ़ी कुछ दिया है। सब्सिडीज़ कम डायरेक्ट दी गई हैं, डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसे गए हैं, मोर देन 5.8 लाख करोड़ का डायरेक्ट जो है अकाउंटों में पैसे चला गया है। जो लीकेज होती थी सब्सिडी की वो बंद हुई है, और इस तरह के काफ़ी लोअर सेगमेंट में सोप्स थे, बट अब मिडिल क्लास के ऊपर मेरे ख्याल से फोकस करेंगे। और इंडस्ट्री की बात करें, एमएसएमई आफ्टर डिमोनेटाइजेशन काफ़ी स्ट्रेस में आ गई थी, तो उसको अभी थोड़ी राहत मिली है, काफ़ी इन्होंने इंसेंटिव्स दिए थे गवर्नमेंट ने, और हम उम्मीद करते हैं कि एमएसएमई के लिए भी कॉर्पोरेट टैक्सेशन में और रिलैक्सेशन दिया जाएगा।
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है, और जैसे देव जी जिक्र भी हो रहा था, तकरीबन 10 ऐसी योजना है। उज्ज्वला योजना का जिक्र करें, मुद्रा योजना का जिक्र करें, या उजाला योजना का जिक्र करें, कौशल विकास योजना का जिक्र करें, तमाम ऐसी तकरीबन 10 बड़ी योजनाएं, जनधन योजना का जिक्र करें, तो उसके जरिए जो है कि आप एक लोअर क्लास का ख्याल रखा गया है। लेकिन एपी तिवारी जी, जब हम मिडिल क्लास की बात करते हैं तो वो काफी हद तक नाराज भी है, और हम जब देखते हैं टैक्स स्लैब का बार बार जिक्र हो रहा है, लेकिन अगर उसमें राहत मिलती भी है तो शायद इस साल उसका फायदा नहीं हो पाएगा। तो किस तरह से और गवर्नमेंट बैलेंस बना सकती है या राहत दे सकती है, और ऐसी चीजें आपसे समझना चाहेंगे एक आम नागरिक होने के नाते, जो सरकार राहत देती है तो उसका फायदा हमें होगा। देखिए, कर की तरफ अगर देखें, व्यक्तिगत आयकर की तरफ, तो मध्यम वर्ग को आयकर की छूट सीमा बढ़ाकर सरकार राहत देगी, ऐसी उम्मीद है। और यहां तक कि बचत को बढ़ाने के लिए भी इस प्रकार की प्रेरणाएं घोषित कर सकती है सरकार। लेकिन कुल मिलाकर ऐसा मुझे लगता है कि यह बजट आगामी सरकार के लिए विकास योजनाओं की दिशा को तय करेगा, उसका एक रोड मैप तय करेगा। और इसके साथ ही साथ एक बड़ी बात ये देखी जा सकती है कि इस बजट में घरेलू उद्योगों को तरजीह देने के लिए कस्टम रेट्स में भी कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। और यदि घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन प्राप्त होता है तो इससे रोजगार बढ़ेगा, और कुल मिलाकर जैसे समाज के सभी वर्गों को लाभ प्राप्त होता है, मझोले वर्ग के लोगों को भी कहेंगे राहत प्राप्त होगी। लेकिन मध्यम वर्ग को बहुत बड़ी उम्मीद इस बजट से इसलिए नहीं संजोनी चाहिए क्योंकि यह अंतरिम बजट है, और जैसा मैंने पहले भी कहा कि अंतरिम बजट में बजट नीति की, राजकोषीय नीति की एक दिशा, भावी दिशा तो परिलक्षित हो सकती है, लेकिन बहुत बड़े फेरबदल की उम्मीद नहीं जताई जा सकती। लेकिन सर, जिस वक्त आप ये बात कह रहे हैं सर, उस वक्त बाजार ऐसा लगता है कि बहुत उम्मीदें जो है उसकी परवान चढ़ रही हैं, और बहुत तेजी से उछाल देखा जा रहा है सेंसेक्स और निफ्टी में। जिस वक्त तिवारी जी आप ये बात कह रहे हैं तो बाजार बहुत अच्छा कुछ सोचे बैठा है, और उसका जो ग्राफ है, ठीक आपके बगल में हमारे दर्शक देख रहे हैं इस वक्त किस तरह से ऊपर जा रहे हैं तमाम शेयर्स, चाहे वो हीरो मोटोकॉर्प के हों, भारतीय एयरटेल के हों, एशियन मोटर्स, तमाम जो बड़े बड़े स्टॉक्स हैं वो किस तरह से ऊपर जा रहे हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं ठीक इसी वक्त। तिवारी जी, आप कह रहे हैं कि दिशा देखने को मिल सकती है, या दिशा की ओर इशारा कर सकती है इस इंटरिम बजट में सरकार। आपने ये भी कहा कि फार्म सेक्टर है, लघु और मझोले उद्योग हैं, जिसमें सरकार फोकस अपना दिखाना चाहेगी, लेकिन वो फोकस कैसे दिखा सकती है? देखिए, जैसे मुद्रा योजना है, तो मुद्रा योजना में जो ऋण की कहेंगे स्थिति है, उसको और अधिक सरल बनाया जा सकता है, और मुद्रा योजना पर जो आउटले है, खर्च है, उसको बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि सरकार ये अंतरिम बजट में कर सकती है कि अपनी प्राथमिकताओं को पुनर्निश्चित कर सकती है, प्राथमिकताओं को कह सकते हैं कि अलग तरीके से निर्धारित कर सकती है जो जरूरतें हैं वर्तमान की। अगर खेती को देखा जाए तो जो किसान सरकार से कर्ज लेते हैं, बैंकों से कर्ज लेते हैं, वापस कर रहे हैं, उनको सरकार ब्याज में राहत दे सकती है। इसके अलावा सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार और अधिक किया जा सकता है, जो कि बड़ी जरूरत है। ये भी एक उम्मीद जताई जा सकती है कि जो जैविक खेती है और प्राकृतिक खेती है, उसको लेकर भी इस बजट में एक नीति दिशा दिखाई जा सकती है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बाजार भी अच्छा व्यवहार दिखा रही है, प्रदर्शित करने जा रही है, उसका एक बड़ा कारण यह है कि अभी जो कल जीडीपी के आंकड़े जारी हुए हैं 2017-18 के लिए, उनको संशोधित अनुमानों के अनुसार 7.2% पर दिखाया जा रहा है। यह उछाल एक बड़ी सीमा तक इसके प्रति भी उत्तरदायी है। और एक महत्वपूर्ण बात है कि इससे जो ग्रोथ रेट की स्थिति अच्छी दिख रही है, उससे सरकार का फिस्कल स्पेस भी चालू साल के लिए तो बेहतर है ही, और आगामी साल के लिए इस अंतरिम बजट में बेहतर होगा। और उसका बड़ा कारण यह है कि जैसा मैं आंकड़ों को टोह रहा था, उसमें यह दिख रहा है
कि 2018-19 के बजट में जो खर्च का प्रावधान किया गया था उसको जीडीपी के सापेक्ष 0.5% से कम कर दिया गया है। हालांकि 0.5% से राजस्व में भी कमी आई है, तो कुल मिलाकर जो राजकोषीय घाटा जीडीपी अनुपात है उसको सरकार 3.3% पर टांगने में सफल होगी। और मैं समझता हूं बजट की सफलता का ये एक बहुत बड़ा सूचकांक होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही, लेकिन कल जो है देव जी हम एक चीज देख रहे थे कि अनएम्प्लॉयमेंट को लेके जो स्टैट्स आए हैं, हालांकि अभी सरकार ने नहीं अपनी तरफ से दी है, लेकिन चर्चा बहुत ज्यादा है उस पर भी। तो देखिए, लास्ट बजट का मैं जिक्र करूं तो 50 लाख यंगस्टर्स को स्कॉलरशिप देने की बातें हुई थी और फिर उनके रोजगार के लिए आगे काम करने के। लेकिन रोजगार को लेके भी तो उम्मीदें होंगी ही कि एक ऐसा क्षेत्र है जिसपे सबसे ज्यादा सरकार पर आरोप लग रहे हैं और उसका जवाब नहीं आ रहा है। तो ये भी एक उम्मीद है कि शायद कुछ जो है हो। ये हम तस्वीरें जो है वो दिखा रहे हैं और देखिए मुस्कुराता हुआ चेहरा भी नजर आ रहा है। और एक तरफ हम बजट की कॉपीज को भी देख रहे हैं कि संसद भवन पहुंची हैं और इन कॉपीज के अंदर जो है आपकी और हमारे देशवासियों की उम्मीदें हैं। और हम अलग अलग सेक्टर्स का जिक्र कर ही रहे हैं, चाहे गृहिणियों की बात करें, यंगस्टर्स की बात करें, किसानों की बात करें, नौकरी पेशा लोगों की बात करें, उद्योगों को जिस तरीके से जीएसटी के बाद एक स्टैट्स आता है कि काफी छोटे जो उद्योग थे उनको नुकसान पहुंचा और उसकी वजह से ही जो है स्लैब में 20 लाख की जगह 40 लाख की जो है वो एक लिमिट तय की जाती है। और फिर भी लोग उम्मीद किए कि नहीं, अभी भी उसको थोड़ा सा दुरुस्त किया जाए। तो ये तमाम बारीक चीजें जो हैं सरल शब्दों में हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि समझ में भी आना जरूरी है लोगों को कि आखिर क्या मिल रहा है, क्या बातें हुई थी, क्या वो अमल में आई या नहीं। तो 19 का बजट, अनुमान और उम्मीदें दोनों पर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं जो कि काफी सरल शब्दों में आपको समझा भी रहे हैं कि क्योंकि चुनावी साल है तो कितनी संभावनाएं हैं आपकी बेहतरी की, और अंतरिम बजट है तो क्या वाकई उसका फायदा होगा। प्रियंका जी हमारे साथ हैं। प्रियंका जी, चुनावी साल में क्योंकि आपने काफी अकाउंट्स जो है वो आप हैंडल कर भी रही होंगी, तो क्या कुछ खास, कुछ नया जो है आप देखती आई हैं, ये हम समझना चाहेंगे आपसे। चुनावी साल होने की वजह से ही हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि शायद टैक्सेस में कोई बड़ी छूट मिलने की संभावना लग रही है, सिर्फ इसलिए कि ये चुनावी साल है। और जैसे कि अभी हम लोग पहले भी चर्चा कर रहे थे कि मुद्रा योजना में कुछ बदलाव होने की उम्मीद है, शायद बढ़ाने की उम्मीद है, क्योंकि बेरोजगारी की जो समस्या है उसे सरकार काफी टाइम से उससे जूझ रही है और कोई जवाब नहीं दे रही है। बेरोजगारी को दूर करने के लिए अभी कोई ऐसे रोजगार तो दिखाई नहीं दे रहे जो कि सरकार लेकर आ रही है। तो हम लोग ये सोचना हमारा ये है कि अगर हम लघु उद्योगों को बढ़ावा देंगे तो शायद उससे रोजगार बढ़ेंगे। और लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा योजना एक बेहतर स्कीम है, जिसके तहत सरकार अगर उनको फंडिंग करे और फाइनेंशियली हेल्प करे तो वो अच्छे से ग्रो कर सकती है। तो उसके हिसाब से हमें लगता है कि चुनावी साल है और रोजगार की समस्या को उसका समाधान देना बहुत जरूरी है सरकार के लिए इस बजट में। उसके अलावा एक सीनियर सिटीजन्स की जो हम अभी तक देखते आ रहे हैं, सीनियर सिटीजन्स के लिए 3 लाख का जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, उसके अलावा ऐसा कुछ भी अभी तक नहीं आया जिससे उनको कुछ सहूलियत हो सके। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जो सीनियर सिटीजन है उनको मेडिकल के जो उनके एक्सपेंसेस हैं, मेडिसिन के ऊपर जो वो खर्चा करते हैं या इलाज के ऊपर जो खर्चा करते हैं, उसका कुछ अमाउंट, अगर पूरा नहीं तो कम से कम कुछ अमाउंट का रीइंबर्समेंट सरकार अगर उनको दे सके। तो ये आपने कुछ पॉइंट्स बताया, लेकिन बहुत अच्छा रहेगा जी। जब हम बात भी कर रहे थे, आपने इस बारे में जानकारी भी दी, जब पी चिदम्बरम जी अपना अंतरिम बजट पेश कर रहे थे तो महिला बैंक का जिक्र हुआ था जो, तो वो बहुत, मैं ये तो नहीं कहूंगी बहुत लग्जरियस सा लगता है देखने में या बहुत अट्रैक्ट करता है, लेकिन अमल में तो आया ही नहीं। हाँ, क्योंकि उसके बाद सरकार बदल गई और फिर वही चीज हम यहाँ पर भी देखें कि बहुत उम्मीद या अनुमान। बिल्कुल, इसीलिए हम अनिल तनेजा साहब से पूछते हैं कि यही बात मेरे जहन में भी थी। अगर तनेजा जी, अगर मान लेते हैं कि चुनावी वर्ष होने के साथ साथ और वोट ऑन अकाउंट होने के बाद भी सरकार कोई ऐसी बात कर दे जिसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो या अगली जो सरकार हो उस पर उसकी जिम्मेदारी उसके निर्वहन की हो, ऐसी स्थिति में क्या होगा? देखिए, बजट जो है इट्स मोर देन एक्सपेंस और रेवेन्यू से ज़्यादा ये एक स्टेटमेंट होती है, पॉलिसी स्टेटमेंट, फाइनेंशियल फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट होती है।
और डेफिनेटली इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो काउंट करते हैं इसमें बजट स्टेटमेंट में। जब जहां तक सवाल है इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का, अभी तो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स सारे पॉजिटिव दिख रहे हैं। फिजिकल डेफिसिट रिड्यूसिंग ट्रेंड में है तो 2014 से, और हमारा स्पेंडिंग बढ़ रही है। जीडीपी इस समय वर्ल्ड में लीडिंग इकोनॉमी है हमारी, सबसे टॉप रेट ऑफ ग्रोथ है। और सोशो इकोनॉमिक में जो बात करें तो जो स्पेंडिंग है इन मैन्युफैक्चरिंग उसको बढ़ाने की जरूरत। इंफ्रास्ट्रक्चर पे ऑलरेडी बहुत काम हो रहा है जिसके कारण हमारा ग्रोथ ट्रेजेक्टरी बढ़ रही है। और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और हमारे जो सर्विस सेक्टर में कंपेयर करें अगर, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कंपैरेटिवली कम बैंक जैसे क्रेडिट कम डिस्पर्स हुआ है, तो उसको बढ़ावा देने की ज़रूरत है, जिससे डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे जो है एम्प्लॉयमेंट पे, हमारे जो इनकम जनरेशन पे होगा टू द आम आदमी। तो ये चीज़ें हैं कि अब जो बजट आएगा इसमें जो अनाउंसमेंट्स होंगी, डेफिनेटली सरकार लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अनाउंसमेंट्स करेगी, क्योंकि सेंटीमेंट्स को देखते हुए बजट को, इंटर्म बजट है तो सेंटीमेंट्स को देखते हुए बजट दिया जाएगा। तो मैं सोचता हूं कि काफ़ी कुछ हमें पॉजिटिव सुनने में मिलेगा आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर हम बात करें एक हम कुछ सेक्टर्स की बात करते हैं, जैसे एग्री सेक्टर है, उसमें फार्मर डिस्ट्रेस, फार्मर्स के लिए काफ़ी डिस्ट्रेस की बातें होती हैं जी, और लोन वेवर की डायरेक्ट सीधी बात होती है। टेक्निकली बहुत बात करी जाए तो लोन वेवर करना अगर अडॉप्ट करती है बजट में ये चीज़, तो बहुत नुकसान वाला, इकोनॉमिकली जो देखा जाए तो नुकसान वाली बात होगी। और इसलिए मैं नहीं सोचता कि फार्मर्स को डायरेक्टली लोन वेवर का कुछ मिलेगा, बट जैसे कि हमारे पैनलिस्ट ने बताया कि कुछ और वो तो रूल आउट भी कर चुके हैं तनेजा साहब, वो तो प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि लोन वेवर कोई समाधान नहीं है किसानों की समस्याओं का, ये बात वो कह चुके हैं। इसीलिए वो बार बार इनकम डबल होने की बात करते हैं। और तिवारी जी, चूंकि समय कम है इसलिए इस बात पे भी समझना चाहेंगे सरकार क्या कर सकती है ताकि किसानों को बड़ा पॉजिटिव मैसेज जाए, उनको लगे कि नहीं सरकार उनके लिए बहुत संवेदनशील है, बड़ा विचार कर रही है, और अगर वापस आती है तो शायद हमारा कुछ हित हो जाए। ऐसा क्या मैसेज छोड़ सकती है सरकार इस इंटरिम बजट में? मेरा ऐसा आकलन है कि इस बजट को अगर ये कहें कि ये पूर्णतया खेती को समर्पित होगा तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और ये है किसानों को एहसास कराने की चेष्टा की जाएगी इस बजट में कि सरकार उनकी जो संकट की स्थिति है उससे उन्हें बाहर निकालने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि उनको ऋण राहत तो उस तरह की नहीं होगी कि ऋण माफ कर दिया जाए, ऋण मोचन ऐसी कोई योजना नहीं घोषित की जाएगी, लेकिन उनको राहत देने के लिए किसानों द्वारा जो ब्याज भुगतान किया जा रहा है उसमें बड़ी राहत दी जा सकती है और ये किसानों के लिए राहतकारी होगा। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि इस अंतरिम बजट में भी जो नीति का पुलिंदा होगा उसमें खेती और खेती से जुड़ी हुई क्रियाओं जैसे फूड प्रोसेसिंग, एग्रो प्रोसेसिंग, इन इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को भी फोकस किया जाएगा, जिससे गांव में ही रोजगार वर्धन की संभावनाएं बढ़ें और बड़े पैमाने पर जो युवाओं का या कहीं ग्रामीण जनता का नगरों की तरफ पलायन होता है वो थमे। मेरा ऐसा मानना है कि यह बजट पूरी तरह से उन उद्योगों और उन क्रियाओं को तरजीह देगा। ठीक, आपने अपनी बात कह दी, आपकी बात रजिस्टर हो गई और मेरे ख्याल से दर्शकों को समझ में भी आ रही होगी। बहुत धन्यवाद आप सभी का, तिवारी जी, प्रियंका जी और अनिल तनेजा साहब, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए और इसके कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को समझाने के लिए। बल्कि दो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, इसमें पीयूष गोयल अपने घर से निकले थे, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री पहुंचे थे
और उसके बाद अब वहां से भी निकले। एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर आराम से बजट है आज। फाइनेंस मिनिस्ट्री से निकलते वक्त आप देखिए बहुत सारे अधिकारियों और अपने राज्य मंत्री के साथ की उनकी तस्वीर, और बजट की कॉपीज पार्लियामेंट पहुंच चुकी हैं। जल्दी ही सारे सांसदों के सामने होंगी। जब ये बजट स्पीच पढ़ी जाएगी तो तस्वीरें। पहला बजट पीयूष गोयल का, यद्यपि कि अंतरिम बजट है और वो खुद भी अंतरिम वित्त मंत्री हैं। और जिन चेहरों से दूर थी मुस्कुराहट, उन्हें मिल रही है एक नई मुस्कान, और ये हुआ है हिमालय लिप केयर स्माइल ट्रेन और न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की नायाब पहल के जरिए, जो कटे होंठ और तालू का आसान और निःशुल्क इलाज मुहैया करा रहे हैं। साथ ही जिनको बोलने में परेशानी है उन्हें स्पीच थेरेपी से ठीक भी किया जा रहा है। इसी स्पीच थेरेपी से मेहर को भी फायदा हुआ है। फैजाबाद की रहने वाली मेहर की मां शहर शहर और हॉस्पिटल के चक्कर इसीलिए लगा रही थी कि मेहर की आवाज ठीक हो जाए। बेटी की शादी जल्द से जल्द कराने का सपना उनकी आंखों में तैर रहा था। मेहर के कटे होठ और तालू का ऑपरेशन तो उन्होंने करवा लिया, लेकिन आवाज साफ ना होने की वजह से इनकी परेशानी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। फिर मेहर की मां को हॉस्पिटल के डॉक्टर ने स्पीच थेरेपी का समाधान सुझाया। ये एक ऐसा माध्यम है जिसमें आवाज काफी हद तक बेहतर हो सकती है। ऐसे दो कोयल ने क्या गाया। स्पीच थेरेपी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। उस ऑपरेशन के बाद भी हर पेरेंट्स को और बच्चे को 1 साल तक, 1.5 साल से 2 साल तक लगातार स्पीच थेरेपी डिपार्टमेंट में आना पड़ेगा और स्पीच थेरेपी लेनी पड़ती है। लाल लोटा। इसीलिए अब मेहर डॉक्टर के बताए गए स्केड्यूल के अनुसार अपनी स्पीच थेरेपी करवाती रहती हैं और इससे उनकी आवाज में काफी हद तक सुधार भी हुआ है। कंटिन्यूस ट्रेनिंग के लिए आते रहें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे क्या होता है, पेरेंट भी मोटिवेटेड रहता है कि हमको अपने बच्चे से किस तरीके से काम करना है। उनको ये पता चलता है कि उनके बच्चे की क्या गलतियां हैं, तो वो बच्चे के पीछे भी उतनी मेहनत करते हैं। स्पीच थेरेपी के अनुसार लगातार प्रैक्टिस आवाज को बेहतर करने में कारगर सिद्ध होती है। अब तो माशाल्लाह बहुत ठीक है, उसकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह जब से यहाँ आने लगी है, और चेहरा भी काफ़ी अच्छा हो गया है उसका। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, हिमालय लिप केयर और स्माइल ट्रेन के सहयोग से उत्तर प्रदेश में अब बिखरेगी एक नई मुस्कान। क्लेफ्ट लिप और पैलेट के निःशुल्क इलाज की जानकारी के लिए आप टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। अगर आपके पास कोई भी इस तरह की जानकारी हो, तो जिनको ज़रूरत हो उनके बारे में, उनको इस बारे में ज़रूर बताएं कि ऐसा मुमकिन है। आगे भी हमारी बजट पर विशेष प्रस्तुति जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल हम दोनों को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।